बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराना तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में बैड गवर्नेंस के हवाले से। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि आज़ाद कश्मीर में जो बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है वो दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है, दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इसकी क्या वजूहत हैं, गवर्नेंस ठीक क्यों नहीं हो रही है, लोगों की उम्मीदें जो हैं जो वज़ीर आज़म से तवक्को लगाए बैठे हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्या वजूहत हैं। और वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने बहुत बड़े दावे किए थे और इन दावों की हकीकत क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजूहत हैं, क्या वज़ीर आज़म मसाइल पर काबू क्यों नहीं पा रहे हैं। और ख़ासकर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पहले ये कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी जो है वज़ीर आज़म से बड़ी खुश है, लेकिन हमारे ज़राए ने यह बताया कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी सूरत जो है वज़ीर आज़म के इक़दाम से खुश नहीं है, नाला है और ब्यूरोक्रेसी को भी लगाम डालने में नाकाम रहे हैं वज़ीर आज़म। इसकी क्या वजूहत हैं, इस के हवाले से हम तफसीली आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। यासर, मेरा आपसे ये सवाल है, मुझे बताएं, जिस तरह गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने कहा था कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस कायम करने में अच्छी जो गुड गवर्नेंस है वो कायम करने में मुकम्मल तौर पर अभी तक नाकाम नजर आ रहे हैं। और जो एहतसाब का एक नारा लगाया गया था वो भी, उसके ऊपर भी दूर दूर तक अमल नहीं हुआ है। और तरक्याती फंड्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि सारे तरक्याती फंड्स जो है वो भिम्बर की जानिब जा रहे हैं और मुल्क के दीगर जो आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाके हैं तरक्याती फंड्स वहाँ पे उनका इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा है। पहले जिस तरह हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में नाज़रीन को बताया था कि फंड्स का रोना रोया जा रहा था, लेकिन वफाकी जानिब से फंड रिलीज होने के बाद भी क्या ऐसे मसाइल हैं जो वज़ीर आज़म को दरपेश हैं, इस हवाले से बात करेंगे। यासर से जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। जैसे कि आपने आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के हवाले से बात की ना कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवारुल हक, वो अब तक गवर्नेंस के हवाले से स्टेट के अंदर कोई रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे। तो इसका जहां तक और बहुत सारे मसाइल हैं, एक बड़ा मसला उनका ये है जो उनकी अपनी तरजीहात हैं। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बात की थी कि वो शायद रियासत के एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के जो बुनियादी मसाइल हैं उन मसाइल के बरक्स वो अपनी जो उनकी कुछ ख्यालात, कुछ ख्वाहिशात और कुछ जो वो कॉस्मेटिक सर्जरी इस सिस्टम के अंदर करके खुद को एक डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर बताना चाह रहे हैं, उस वक्त उसकी तरफ उनकी तरजीहात जो है ना वो बढ़ रही हैं। सपोज मिसाल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बिजली के बिल्लात के हवाले से पूरी रियासत के अंदर एक बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत है। उसके ऊपर उन्होंने अपने तई तकरीबन 1 से 1.25 माह का टाइम ले लिया। कभी वो 2 दिन कहते रहे, कभी 4 दिन कहते रहे, कभी 8 दिन कहते रहे, लोगों से टाइम मांगते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं बिल्कुल अगले चंद दिनों के अंदर आपको जो है नताइज दूंगा। लेकिन आपके सामने है कि उन्होंने पहले जाके काबीना की वफाकी सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर एक जो है ना की कायमा कमेटी खजाना उधर जाके पहले एक गुफ्तगू उन्होंने की। वो गुफ्तगू बड़ी वायरल हुई और उस गुफ्तगू से उन्होंने एक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक कश्मीरियत का एलिमेंट है, एक नेशनलिज्म का एक एलिमेंट है, उसको जो है ना हैंडल करने की कोशिश की, खुद अपने तई उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की। नाज़रीन को ये नहीं बता सकते थे जो गुज़श्ता अभी एक पहली फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, कायमा कमेटी फाइनेंस सेनेट की जो है, एक दूसरी मीटिंग में भी वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब वहाँ पे गए हैं और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि हमें पाकिस्तान से सिवाय मोहब्बत के अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और ये बड़ा एक पैगाम है जिन लोगों को जाना चाहिए कि पाकिस्तान से सिवाय मोहब्बत के हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं मिला है। ये उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी वाला खजाना में अखबारों में छपी भी है, खबर मंजर आम पे भी आ गई थी। फिर आप ये देखें यासर कि उनकी इस तमाम जो मीटिंग हुई थी उसको सीरियस ही नहीं लिया किसी ने। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा था कि वज़ीर आज़म के साथ एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो बैठे, इनकी बातें सुने, इनके मसाइल हल करे, लेकिन वो कमेटी नहीं बनी। मतलब वज़ारत ख़ज़ाना को हदायत की थी उन्होंने कि इनकी एक कमेटी बनाए और इनके जो मसाइल हैं वो सुने, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने सुनी अनसुनी कर दी बात, यानी उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई। बिल्कुल ऐसी है उस्मान साहब। साथ ही उसके एक तो ये बात हुई, दूसरा उससे पहले प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने जो मुख्तलिफ वफाकी शख्सियात के साथ मीटिंग्स की थी उसमें उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जो सुबकी हुई और उस सुबकी की बुनियादी वजह जनाब का अपना मजाज खास था, उसमें वो बाकी चीजें अपनी जगह पे थी। मसलन वफाकी वजीर खजाना, निगरान वजीर खजाना के साथ जो वहां पे उन्होंने उनकी तज़हीक की
जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फारूक अदर साहब को आगे किया और फारूक अदर साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया था कि ये कश्मीरियों की तौहीन और तजलील की गई है, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सिर्फ वफाकी निगरान खजाना की बात ही नहीं है, जो सेक्रेटरी वापडा के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, उस हवाले से चंद रोज पहले एक टॉक शो में एक सीनियर साफी हैं, उन्होंने इसका जिक्र भी किया जी। तो हमने उसके हवाले से जी लंगड़ियाल साहब, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हमने ली। फिर वजह ये हुई कि मौसूफ ने वहां पे जाके नीलम जेलम हाइडल पावर्स की जो इसके हवाले से जो शिक्के हैं, जो मायदा हुआ उसके ऊपर जाके अपने तई कोई इंफॉर्मेशन मुकम्मल मालूमात ना उन्हें उनके पास नहीं थी, और वहां पे जाके उन्होंने कोई उसकी जस्टिफिकेशन पेश करना शुरू कर दी, जिस पर लंगड़ियाल साहब ने इन्हें कहा, सेक्रेटरी वापडा ने उन्हें कहा कि हुजूर आपको इस मायदे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप वैसे ही जो है ना आजाद कश्मीर से उठ के आके हमारी इस कमेटी के अंदर आपने बहस शुरू कर दी है। फिर उन्होंने इन्हें बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। मौसूफ ने वापस जवाब में उन्हें कहा कि जनाबे वाला मैं लाहौर हाईकोर्ट का वकील हूं। उन्होंने कहा कि हुजूर आप वकील हैं तो मैं नाम में PhD मैंने कर रखा है। लंगड़ियाल साहब ने इन्हें यह कहा। फिर वहां पे इन्होंने गुस्से में आके उन्हें कहा कि चले ठीक है, फिर मैं कमेटी से वापस बाहर चला जाता हूं। यानी ये एक सेक्रेटरी वापडा, सेक्रेटरी पावर के साथ इनकी जो अंदर डिबेट हुई, वहां पे जो इनकी मीटिंग हुई, उसके अंदर जाके इनका ये रवैया रहा कि बगैर तैयारी के वहां जाके अपनी बेइज्जती करवा के आए और कुछ पाया भी, हासिल भी ना कर पाए। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली कायमा कमेटी की मीटिंग थी, उसके अंदर जो इन्हें रिस्पॉन्स दिया गया वो आपके सामने है। इसी की बुनियाद पर इन्होंने अब तक लोगों को कहा था कि बस मैं आपको करने जा रहा हूं। अब क्या है, अब जब कुछ भी एक प्राइम मिनिस्टर वफाक के साथ, वफाक की निगरान हुकूमत के साथ नेगोशिएट करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे नाकाम और नामराद हो रहे हैं, तो वो फिर किधर गए हैं कि अभी पुंछ में फिर चल रहा है कि पुलिस बुलाई जाए पूरे आजाद कश्मीर से और वहां पर बजोरे कुव्वत जो तहरीक चल रही है उसको कुचला जाए। अच्छा, आज पीछे आ रहा है कि कल से वो दौरा शुरू कर रहे हैं पुंछ डिवीजन का, और पुंछ डिवीजन के दौरे में पहला जो पड़ाव है उनका रवलाकोट से शुरू कर रहे हैं, और कल से बाज़ाब्ता तौर पर रवलाकोट से वो अपने दौरों का आगाज कर रहे हैं पूरे आजाद कश्मीर के दौरे। उस्मान साहब, इसके अलावा जो खबर है वो ये है, जिसकी हमने तस्दीक भी की है कि पूरे आजाद कश्मीर से पुलिस जो है ना पुंछ में लाई जा रही है, ठीक है, और ये जो तहरीक चल रही है इसको कुचलने के लिए किसी ऑपरेशन की, मतलब पुंछ वालों को कोई लॉलीपॉप देने के लिए जा रहे होंगे ना, हो सकता है उनके दोनों ऑप्शन हो। लेकिन पहले कहने का मकसद ये यासिर के ये जो गवर्नेंस है ये ठीक नहीं होगी, गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही, आम बंदे के मिसाल से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने क़वायद-ए-इंज़िबात-ए-कार की एक बुक रखी हुई है, सुना है, अब तक 5 महीनों में वो यही करते रहे कि जो भी फाइल आती है उसको खोला, क़वायद-ए-इंज़िबात-ए-कार की बुक खोली, ये जो रवायती चीजें चल रही थी मैं इनको अभी कानून और आइन के मुताबिक ढालने जा रहा हूं। अच्छा, हमारे वो ऐसे ही है कि बाहर आग लगी हुई है और नेहरू जो है ना वो नीरू जो है ना वो बांसुरी बजा रहा है। ये हाल है आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का। और साथ ही उस्मान साहब, जो असल बात है जो अवाम के हवाले से लोगों के सोचने की है कि इन प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में जो इनकी सादगी, किफायत शारी, अवाम दोस्ती की बड़ी बड़ी मिसालें दी जा रही थी। आज मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था, नीलम में इनके भाई साहब ने वहां पे जाके जो जमीन लेके वहां पे ये बोट्स का जो है ना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया टूरिज्म के हवाले से। तो वहां पे मुकामी जो किश्तियों चलाने वाले लोग थे उन्होंने रेजिस्टेंस की। उन्होंने इन्हें कहा कि हमने NOC लेके बड़ी मुश्किलात के बाद यहाँ पे ये जो है ना बोटिंग शुरू की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वो बाकायदा बिडिंग हुई है, बिडिंग में उन्होंने हिस्सा लेके तो वो विन किया और वो किया है सारा। अगर बिडिंग में उन्होंने हिस्सा लिया है तो फिर जब वहां के मुकामी ये जो बोट्स वाले लोग थे उन्होंने वहां पे जब एहतजाज किया इनके खिलाफ, तो इन्होंने वापस जाके खुद इनकी बोट्स तो वहां पे नहीं चल सकी, इन्होंने जाके उनकी मुकामी जो लोग हैं जिनका टूरिज्म से लेना देना है उनकी बोट्स वहां पे बंद करवा दी। ये खबर मैंने आज सुबह अमीरुद्दीन मुगल साहब ने तस्दीक की है इस बात की, उन्होंने मुझे खुद बताया, कंफर्म किया। और ये काम बिंबर से उठ के उनके भाई साहब कहां जाके कर रहे हैं, जहां पे नीलम के एक दरिया के उस पार हिंदुस्तान के अंदर वो देख रहा है, वो मॉनिटर कर रहा है, उसका टूरिस्ट पार से आके इधर देख रहा है और क्या मैसेज पार जा रहा है उस दरिया के पार। हम मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो बरसर इक्तदार एक शख्स है उसका भाई ताकत और पावर और इंतजामिया की ताकत के जरिए वहां के गरीब कश्तीबानों की कश्तियां बंद करवा रहा है अपने बिजनेस को फरोग देने के लिए। मजीद बहुत सारी खबरें इनके बारे में हम आइंदा अगले प्रोग्राम में भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ यासर एक ब्यूरोक्रेट है आजाद कश्मीर के, बड़े अहम ब्यूरोक्रेट, उस हवाले से भी हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कुछ टच दिया था हल्का सा, फयाज अब्बासी साहब। तो मेरा ख्याल है पहले नाजरीन को एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं कि उनके हवाले से एक साहब क्या फरमा रहे हैं।
इसी तरह मैं आपको बताऊं, फयाज अब्बासी साहब माजरीन कोटे पे जो है वो लगे थे, ये भी 1991 में, ठीक है। इनके वालिद साहब जो है कंटोनमेंट अस्पताल था, उसमें छोटे मुलाजम थे। अभी इनके अमेरिकन नेशनल, बच्चे 3 अमेरिका में, बेगम अमेरिका में, ठीक है। अभी बेटी की एक शादी हुई है इनकी इंडियन से, तुर्की में शादी करवाई गई है, वकास तुर्की में बड़े ढोल बाजे में शादी करवाई गई है। अमेरिका में इनका अपार्टमेंट है। फिर इनका जो टूरिज़्म 2006 में इन्होंने जो है ना वो करवाया था, बड़ा जो मशहूर हुआ टूरिज़्म 2006 में, उसमें जो करप्शन साबित भी हुई, सरकारी पैरे बने हुए हैं, इनको पूछता ही कोई नहीं। फिर उन्होंने, पता है आपको, फारूक अदर साहब के ज़रिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले अपने मर्ज़ी का चेयरमैन लगवाया, फिर डमी इश्तिहार, डमी कमेटी बनाई, अपना सारा रिकॉर्ड तल्फ करवा गए। जी, आपके पास कुछ मालूमात है, आप बताएं। जी राय साहब, आपने क्लिप में ऑलमोस्ट सारी चीजें फयाज अब्बासी साहब के बारे में मौजूद हैं। तो पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो राजा खालिद साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने तकरीबन 1.5 माह पहले ये सारी इनके बारे में ये खबर सामने लाई थी। और फयाज अब्बासी साहब ने अब तक या उनके किसी तर्जमान ने इसकी कोई तरदीद नहीं की। लेकिन दिलचस्प बात इस क्लिप के अंदर जो नाजरीन ने सुनी कि मौसूफ का अमेरिका के अंदर अपार्टमेंट है, 3 बेटे उनके अमेरिकन नेशनल हैं, साथ ही उनकी बेटी की अभी शादी हुई है इंडियन नेशनल से टर्की में। तहरीक आजादी कश्मीर के बेस कैंप का सीनियर 3 ब्यूरोक्रेट, जिसने इस बेस कैंप से होके किरदार अदा करके उस पार के कश्मीरियों को पैगाम देना था, इस कश्मीर को मॉडल बनाना था, और उस पार के कश्मीरियों का खून निचोड़ने वाले हिंदुस्तान के साथ यहां पे रह के उसने अपने किरदार के जरिए वहां पे एक पैगाम देना था। उसका अपना किरदार शर्म ममनू नहीं है, उसका अपना किरदार घर से ये है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है एक इंडियन नेशनल के साथ। ये वो मैसेज है जो हम हमारे सियासतदान भी पार के कश्मीरियों के लिए दे रहे हैं, और हमारा ब्यूरोक्रेट भी पार के कश्मीरियों को दे रहा है कि हम इस पार के उन शोधा के नाम पे बनने वाले इस बेस कैंप के, उस शोधा के खून के उन इवज हासिल होने वाली मराद के इवज अपने बेटों को भी अमेरिका, बच्चों को अमेरिका में पढ़ाएंगे और शादियों में इंडियन नेशनल से करवाएंगे। असासाजात के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है वहां के लोगों में भी कि इतने असासे इन्होंने कैसे बना लिए, और एक ब्यूरोक्रेट के इतने बड़े असासे अरबों खरबों रुपए के कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल इस बात से कुछ हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। हम कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में मजीद जो है इनके हवाले से कुछ चीजें जो शवाहिद हैं, ठोस शवाहिद हैं, वो सामने ला सकें, और आजाद कश्मीर की गवर्नेंस के हवाले से भी बात करेंगे। तो साथ ही उस्मान साहब, एक बात लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि अनवारुल हक साहब को चाहिए कि सबसे बड़ा जो ना प्राइम मिनिस्टर की जो आंख और कान होता है कोई शख्स उसके हाउस के अंदर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। बिल्कुल, अगर आप एहतसाब में वाकई मुखलिस हैं तो फिर सबसे पहले एहतसाब का आगाज करें अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। जनाब फयाज अली अब्बासी साहब के हवाले से कल पहले रेफरेंस जो है ना भेजें, एहतसाब के अंदर भेजें, एंटी करप्शन के अंदर भेजें। फिर लोग कहेंगे कि आप बहुत ताकतवर और तवाना प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वाकई कड़ा एहतसाब कर सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स को लगाम दे सकते हैं, आप इनको सबक सिखा सकते हैं। अगर आप किसी ताकतवर ब्यूरोक्रेट को जो आपके ही ऑफिस के अंदर बैठते हैं, आपकी बगल के अंदर वो बैठते हैं, अगर उनका एहतसाब नहीं कर सकते, उनके खिलाफ रेफरेंस क्या नाम है उसका इंदराज करवाने के लिए कि आपके अंदर जुर्रत नहीं है, तो फिर किसी कमजोर डायरेक्टर, किसी डिप्टी डायरेक्टर, किसी एडी को कल पकड़ के कटहरे में लाना, उसका एहतसाब करना, उसको निशाने इबरत बनाना, इससे कोई नहीं ये कहेगा कि आपने किसी का एहतसाब किया है। से इस हवाले से बाकायदा उनको एक कमेटी बनानी चाहिए, तहकीकाती कमेटी, वो इनके असासाजात की छानबीन करे और तमाम हकायक शवाहिद सामने लाएं, फिर उसके बाद जाके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि सबसे पहले ये चीजें होती हैं कि जो असासाजात इतने बनाए गए हैं वो किस तरह बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसकी तहकीक होनी चाहिए। यासर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में हम मजीद कुछ अहम खबरों के साथ और अहम बातों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। नाजरीन, खुदा हाफिज।